नमस्ते बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेदों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ध्यान से देखिए और यहाँ पे 2 पंक्तियाँ दी गई है और इसको पढ़िए। मेरा घर 4 राहों के पास है, मेरा घर चौराहे के पास है। ध्यान देने की बात यह है कि पहला वाक्य में 4 राहों और दूसरा वाक्य में चौराहे इसका संक्षिप्त रूप दिया गया है। आपने ध्यान दिया कि ऊपर दिए वाक्यों में एक ही बात को 2 वाक्यों में लिखा गया है। दैट मीन्स मीनिंग इज सेम। पहले वाक्य के रंगीन शब्दों को दूसरे वाक्य में संक्षिप्त करके लिखा गया है। दैट मीन्स 4 राहों का संक्षिप्त रूप है चौराहे, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। 4 राहों और 4 चौराहे दोनों एक ही मीनिंग का होता है, इसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं आया है। शब्दों के संक्षिप्त यानी राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म यानी राइटिंग इन ब्रीफ करने की विधि को समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। बीरबल राजा के महल में आया, बीरबल राजमहल में आया। राजा के महल का संक्षिप्त रूप है राजमहल। इसमें 2 पद होता है, राज और महल। के यानी कारक चिन्ह का लोप होता है इसमें, परंतु मीनिंग में कुछ बदलाव नहीं आया है। यहाँ पर भी देखिए कि ऊपर दिए वाक्यों में एक ही बात को 2 वाक्यों में लिखा गया है। पहले वाक्य के रंगीन शब्द को दूसरे वाक्य में संक्षिप्त यानी यहाँ पे संक्षिप्त रूप हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। दैट मीन्स यू हैव टू सी दैट देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग। शब्दों के संक्षिप्त करने की विधि यानी राइटिंग इन ब्रीफ यानी शॉर्ट फॉर्म, इसको हम समास कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि संधि का अर्थ है जोड़ना, यानी संधि को हम क्या कहेंगे, शब्दों को जोड़ना यानी अक्षर को हम जोड़ेंगे। जबकि समास का अर्थ है संक्षेप करना। संक्षेप करना का मतलब राइटिंग इन ब्रीफ विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर यानी जोड़कर एक कर देना। एक यानी शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों के इन संक्षिप्त रूपों को व्याकरण में सामासिक शब्द यानी समस्त पद कहा जाता है। दैट मीन्स राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म इन ग्रामर वी यूज्ड टू कॉल दैट एज सामासिक शब्द यानी समस्त पद। उदाहरण है ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त। ईश्वर भक्त समस्त पद कहलाएगा। बीरबल राजमहल में गया। राजमहल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी राज और महल। राजमहल तो समस्त पद है राज। मेरा घर चौराहे के पास है। चौराहा शब्द में 2 शब्दों का मेल यानी मिलन है। 4 राहे चौराहे, ये तो समस्त पद है। समस्त पद में 2 पद होते हैं, 1 and 2, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद तो पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद।
समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद अलग करके, when you write a separate it and write, which we call it as समास विग्रह। समस्त पद को अलग करके लिखना, उसको हम समास विग्रह कहेंगे। समस्त पद क्या है? राजमहल। समास विग्रह क्या है? राज का महल। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। दो पद का संक्षिप्त रूप है राजमहल, राजा का महल। चौराहे, चार राहों का समूह। मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक पदों की मिलन। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास के समस्त पद का मतलब संक्षेप रूप, पूर्व पद यानी पहला पद, संज्ञा, पहला पद तो संज्ञा यानी विशेषण, तथा उत्तर पद संज्ञा हो और वही प्रधान भी हो, उसे हम तत्पुरुष कहेंगे। समास करने पर यानी दोनों शब्दों के बीच कर्ता संबोधन, इसका कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का ने, संबोधन को रे हरे। विभक्ति को छोड़कर शेष यानी रिमेनिंग विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप का मतलब हिडन। समस्त पद देशभक्ति है, पूर्व पद क्या है? देश, और उत्तर पद क्या है? भक्ति। समास विग्रह देश के लिए भक्ति। गुड़ सवार, गुड़ का मतलब घोड़ा, सवार घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। मैंने कहा था कारक तो 8 भेद है, परंतु कर्ता और संबोधन दोनों को छोड़ के बाकी यानी शेष कारक का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के और की, अधिकरण में यानी पर। कारक के भेद मैंने कहा कर्ता को छोड़ के, संबोधन को छोड़ के बाकी 6 भेदों का लोप यानी 6 चिन्हों का लोप होता है इसमें। पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद कर्म कारक के विभक्ति, कर्म कारक का विभक्ति यानी कारक चिन्ह है को, इसका लोप यानी हिडन, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान हो। That means based on the second word you are going to apply the कारक चिन्ह। जन प्रिय, जन को प्रिय। परलोक गमन, परलोक को गमन। करण तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद करण कारक के विभक्ति, करण का मतलब साधन, विभक्ति चिन्ह क्या है? से और द्वारा का लोप हो, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पूर्व पद, पीड़ित उत्तर पद, बाढ़ से पीड़ित यानी पीड़ित होने। भयभीत
बाई से भीत, गुण युक्त, गुण से युक्त। करण का मतलब साधन होता है, यहाँ पे गुण से वो युक्त होता है, भय से भीत पीड़ित होता है, बाढ़ से वो पीड़ित होता है। संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद में संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान का मतलब के लिए का विभक्ति हो यानी उसका लोप हो, उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष, जिस समास के यानी जिसमें अपादान कारक की विभक्ति हो। अपादान कारक की विभक्ति क्या क्या है? से। करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। करण साधन बन जाता है, किससे हम लिखते हैं? कलम से लिखते हैं, हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित। सो वो साधन बन जाता है। अपादान का मतलब अलग होने का भाव, यानी इसका लोप होता है, उसको हम अपादान तत्पुरुष कहेंगे। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त होना यानी फ्री होना। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यानी जिस समास के पूर्व पद जिसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे का, के, की का लोप हो, उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। लोक नायक, लोक का नायक, नायक यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए हम का प्रयोग करते हैं। दिनचर्या, चर्या तो स्त्रीलिंग है इसलिए हम की का उपयोग करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ उत्तर पद के अनुसार ही कारक चिन्ह यहाँ पे होगा, and you have to see that only the second पद so that you can apply the कारक चिन्ह। नयन तारे, तारे यानी उत्तर पद तो बहुवचन के रूप में है इसलिए हम के का उपयोग करते हैं इसमें। का तो पुल्लिंग के लिए, की तो स्त्रीलिंग के लिए और तारे बहुवचन पुल्लिंग के लिए वहां पे के का प्रयोग हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण जिस समास में पूर्व पद में अधिकरण कारक जैसे में और पर का लोप हो उसे हम तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। नगर वास, नगर में वास करने वाला। घुड़सवार, घोड़े पर सवार करने वाला। सिर दर्द, सिर में दर्द। कर्मधारय समास, दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। जिन समास पदों में दोनों पदों में यानी पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण, विशेष्य यानी उपमान, उपमेय का संबंध होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण का मतलब यानी एडजेक्टिव। उपमान और उपमेय इसका क्या है? यानी तुलना करने संबंध होता है उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। समस्त पद नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय, गाय तो स्त्रीलिंग है इसलिए नीली का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पे हम रंग के बारे में कहते हैं, ये तो विशेषण विशेष्य के रूप में आएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान का मतलब मुख को चंद्र के समान हम तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं इसलिए चंद्र के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण यानी चरण यानी अपना पैर तो कमल की तरफ सॉफ्ट होता है, के समान। द्वंद्व समास तीसरा है द्वंद्व। द्वंद्व समास तो बहुत आसान है पहचानने की।
दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले योजक शब्द यानी कनेक्शन वर्ड और, तथा, या, व एवं अथवा आदि शब्दों का लोप हो जाता है। लोप का मतलब हिडन। माता पिता, सी द हाइफनेटेड वर्ड, यानी इसमें माता पिता यानी लिंग के आधार पर भी होगा, यानी थोड़ा बहुत विपरीत अर्थ के आधार पर भी होगा। ये तो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने कहती हूँ। ओके, माता पिता, माता और पिता, यहाँ पे योजक शब्द है, हम और का प्रयोग करते हैं। थोड़ा या बहुत, यहाँ पे या का प्रयोग करते हैं। दाल और रोटी, यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले, which joins that without changing the meaning. And you must see that I said all the hyphenated word you can easily identify under द्वंद्व समास, but you must concentrate that. ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे एक तो लिंग के आधार पर होगा, दूसरा तो विपरीत अर्थ में होगा। द्विगु समास। द्विगु पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद यानी पहला पद, तो संख्यावाची का मतलब नंबर्स। इसमें विग्रह करते समय समाहार यानी समूह, दोनों एक ही अर्थ का है, जैसे ग्रुप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद यानी अठन्नी, 8 आने, आने का मतलब पैसा, 8 आने का समूह। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब 7 सिंधुओं का समाहार। यहाँ पे आप गिन सकते हैं, इसलिए समूह का प्रयोग किए हैं। समाहार यानी सिंधु का हम गिन नहीं सकते, इसलिए समाहार का प्रयोग हुआ है इसमें। दुराहा, दो राह यानी 2 राहों का समाहार। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू सी द फर्स्ट वन, पूर्व पद यानी उत्तर पद। वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर बोथ, बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, which denotes the अन्य पद। that is we are just talking about the third वाला। गजानन, गज आनन, गज का मतलब हाथी, गज है आनन जिसका, यानी जिसको गज आनन होगा, गजानन वो गणेश जी है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गज, यानी वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग अबाउट द आनन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द अन्य पद, दैट इज गणेश। महावीर, महान वीर है जो, यानी महावीर है जो अर्थात हनुमान जी। चक्रधर यानी चक्र को धारण करता है जो विष्णु जी। कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में एक अंतर होता है। कर्मधारय में यानी विशेषण विशेष्य यानी उपमान उपमेय की बात होगा, वहां पे दोनों पद प्रधान होता है। परंतु यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते, परंतु किसी अन्य पद यानी तीसरी पद पर हम ध्यान देते हैं, यानी संकेत करते हैं। सो वी कॉल दैट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अन्य उदाहरण भी देखें। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण। मुरली का मतलब फ्लूट, किसके हाथ में होगा मुरली? कृष्ण के हाथ में होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट यानी रंग के बारे में बोलते हैं। जो कंठ नीला होता है वही नीलकंठ है। इसमें विशेषण विशेष के आधार पर हमने समास विग्रह किए हैं, इसलिए तो कर्मधारय में
आ जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिस्क्रिमिनेट नील यानी कर्मधारय और बहुव्रीहि. कर्मधारय में विशेषण विशेष्य यानी उपमा उपमान यानी तुलना करके हम इसका विग्रह कर सकते हैं, परंतु बहुव्रीहि में तीसरा यानी अन्य पद का यानी अन्य पद की ओर हम संकेत करते हैं. अव्ययी भाव समास. अव्ययी का मतलब इनडिक्लाइनेबल. जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, ओनली द पूर्व पद वी आर गोइंग टू सी, दैट इज इंपॉर्टेंट. तथा समस्त पद अव्ययी की तरह कार्य करते. पूरा समस्त पद तो अव्यय का काम करेगा, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते. एंड वन इज इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन से दैट उपसर्ग जिसमें हो उसको भी हम अव्यय कहेंगे. दैट इज इजी टू आइडेंटिफाई. उपसर्ग यानी प्रति इज उपसर्ग, प्रतिदिन प्रत्येक दिन. यथा संभव, यथा इज उपसर्ग, जितना संभव हो. घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी. घड़ी घड़ी यहाँ भी आइफन दिया हुआ है, परंतु ये तो द्वंद्व में नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा द्वंद्व में विपरीत अर्थ वाले यानी लिंग के आधार पर वो आइफन होगा, परंतु यहाँ पे घड़ी घड़ी समय के बारे में बताएगा, इसलिए तो अव्ययी समास में आएगा. ध्यान रखिए कि कुछ समस्त पदों का प्रयोग बहुव्रीहि, कर्मधारय तथा द्विगु में किया जाता है. दैट मीन्स सिंगल वर्ड यू कैन राइट इट इन एदर बहुव्रीहि, कर्मधारय और इन द्विगु ऑल्सो. उनका विग्रह किस प्रकार किया गया है एंड हाउ यू सेपरेट एंड राइट, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है कि यह किस समास का उदाहरण है. यानी विग्रह करने के आधार पर उसका समास होगा. तिरंगा, तीन रंगों का समाहार. यहाँ पे हम तीन यानी नंबर के बारे में बात करते हैं, इसलिए द्विगु समास. तीन रंग है जिसमें यानी जिसमें तीन रंग है, वी आर टॉकिंग अबाउट द भारतीय ध्वज यानी झंडा. बहुव्रीहि समास, दैट इज ट्राई कलर फ्लैग के लिए भी हम तिरंगा कहेंगे. सो विग्रह करने के आधार पर ही समास का नाम होगा. पीतांबर, पीला है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, जिसका अर्थात कृष्ण यानी कृष्ण को पीला वस्त्र तो अति सुशोभित होगा. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कृष्णा, यानी अन्य पद का विकास यानी संकेत करते हैं. पीला अंबर यानी यू आर डिस्क्राइबिंग द ड्रेस एज द पीला कलर, यो कर्मधारय में आ जाएगा. अन्य उदाहरण कमल नयन, कमल के समान. तुलना करते हैं इसलिए कर्मधारय. कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात यहाँ पे हम कृष्ण के बारे में कहते हैं, इसलिए बहुव्रीहि. त्रिफला, तीन फलों का समाहार यानी अगेन नंबर द्विगु में आ जाता है. तीन फल है जिसमें अर्थात औषधि, ये तो मेडिसिन है, वो बहुव्रीहि में आ जाएगा.